हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सरस्वती अकेडमी पानीपत के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के उस जो लास्ट क्लास थी उससे आगे की। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा आता है एक नेहरू रिपोर्ट का। नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, 1928 में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। और उस नेहरू रिपोर्ट पर मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था और ये कह दिया था कि मैं इस नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानता हूं और ना मैं इस पे साइन करूंगा। तो ऐसी क्या वजह थी मोहम्मद अली जिन्ना के आगे जिसके चलते उन्होंने साइन नहीं किए? ये सब जानना है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी और इसको बिल्कुल हम डिटेल में समझेंगे कि उस समय ऐसा क्या था जिसके चलते मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन नहीं किए, जैसा कि थंबनेल में दिया गया है कि ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते साइन नहीं किए। ये सब बताऊंगा आपको मैं बिल्कुल डिटेल में। स्टार्टिंग करते हैं कि लास्ट टाइम हम कहाँ थे। लास्ट टाइम हमने किया था 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जिसको हम जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ था बच्चों? उसके बाद आई थी कांग्रेस। अब जगह जगह पर छोटी छोटी सभाएं, सार्वजनिक सभा, ठीक है जी, लैंड होल्डर सोसाइटी, इनका गठन हो रहा था। अब देश में क्या था कि 1857 की क्रांति विफल हो जाती है। वो क्रांति जो विफल हुई उसके बहुत सारे कारण थे कि हमारे अंदर एक राजनीतिक एकता नहीं थी। हम चाहते थे कि भाई मैं चौधरी, वो चाहता था मैं चौधरी, और हम सब मिलकर एक साथ इकट्ठे नहीं लड़ पाए। इसी वजह से हम उस क्रांति में हार गए थे। तो क्या हुआ कि छोटी छोटी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल बनने स्टार्ट हो गए। तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा तेज थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भैया हम ना एक ऐसी बॉडी बना देते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग चले और इन जो मूर्ख ये भारतीय है ना, इनको ये लगे कि ये हमारी आवाज़ है कांग्रेस। तो एक ऐसी बॉडी बनाई कांग्रेस जिसका काम क्या था, जिस एक छत के नीचे आ गए सभी जितने भी बड़े बड़े नेता थे उस समय के, ठीक है जी। तो कांग्रेस की स्थापना होती है। अब कांग्रेस के बारे में जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि कांग्रेस जो वर्ड है, क्वेश्चन आ जाता है कि कांग्रेस जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। तो कांग्रेस जो शब्द लिया है ये लिया है बच्चों हमने कहाँ से? यूएसए से। यूएसए की पार्लियामेंट है उसको हम कांग्रेस बोलते हैं। दूसरी बात कि इसका जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? तो आपका आंसर रहेगा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि इसका फाउंडर कौन था? हु वाज द फाउंडर? ठीक है जी। तो आपका आंसर रहेगा A.O. ह्यूम। इसका A.O. ह्यूम था, ठीक है जी, जिसने इसको स्थापना की, इसकी फाउंड किया इसको। अब जी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका जो प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट कौन बना? प्रथम अध्यक्ष, ठीक है जी। हिंदी में इसको बोलेंगे हम क्या? अध्यक्ष। इसको बोलेंगे हम संस्थापक, ठीक है जी। संस्थापक कौन था बच्चों? A.O. ह्यूम। अध्यक्ष था जी W.C. बनर्जी। कौन था पहला अध्यक्ष? W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब जी बात आती है कि कहाँ? तो ये स्थापना हुई थी इसकी बॉम्बे में। बॉम्बे में भी कहाँ? गोकुल दास तेजपाल स्कूल, संस्कृत स्कूल। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल, यहां हुई थी जिसकी स्थापना। अब जी बात आ जाती है कि कितने बंदों ने इसमें भाग लिया? तो आपका आंसर रहेगा 72 मेंबर्स ने। कितने बंदों ने भाग लिया था? कितने व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो आपका आंसर आएगा 72। अब जी बात आ जाती है कि हम तो बार बार एक ही बात पढ़ते हैं कि इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना? तो इसके आगे इंडियन नेशनल जो वर्ड लगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बनी कब? 1891 में, ठीक है जी।
स्थापना हुई थी इसकी 1885 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1891 में। ठीक है जी, ये हमारे लिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि कांग्रेस बन जाती है। देखिए बिल्कुल ठंडे दिमाग से 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद एक ऐसा राष्ट्रीय दल, एक ऐसी इकाई जो पूरे देश को रिप्रेजेंटेटिव कर रही थी, उस समय रिप्रेजेंट कर रही थी, वो निकल के आई, वो थी कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। कौन इसका फाउंडर था? इसका फाउंडर था A.O. ह्यूम। इसका सचिव भी, फाउंडर और सचिव यानी सेक्रेटरी, ये भी यही था, A.O. ह्यूम। इसका प्रेसिडेंट कौन बना था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन था जी? W.C. बनर्जी। फुल फॉर्म होगी इसकी व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ सेशन लगा था इसका? कहाँ स्थापना हुई थी? बॉम्बे में। किस जगह पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल होता था उस समय, अब तो वो कॉलेज है। और कितने बंदों ने पार्टिसिपेट किया था? 72 मेंबर्स। इंडियन कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी भाई? तो आपका आंसर आएगा भाई 1891 में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जी बात करते हैं हम कि अब नया एक्ट आता है 1892 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट आया बच्चों? 1892। हाँ जी, उससे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि कांग्रेस की तो स्थापना कर दी, कांग्रेस बन गई भाई, समझ में आई बात? कांग्रेस की स्थापना होगी। अब कांग्रेस ने पहले सेशन में क्या किया? उसने अपनी 9 मांग रखी। क्या रखी? 9 मांग। उसने कहा कि भाई एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए। दूसरी मांग क्या रखी? कि बर्मा को भारत से अलग किया जाए। सिविल सर्विस की एज है, जो मिनिमम एज है वो 19 साल थी, उसको बढ़ाकर 23 साल किया जाए, क्योंकि जो इंडियंस थे वो सिविल सर्विस से बिल्कुल बाहर हो रहे थे। 19 साल मिनिमम एज थी तो वो अप्लाई ही नहीं कर पा रहे थे, इतना जल्दी किसी को पता ही नहीं चलता था। तो ज़्यादा मेजोरिटी किसकी आ रही थी वहाँ पे निकल के? अंग्रेजों की निकल के आ रही थी। भारतीयों को बजट पर बहस करने का कोई अधिकार नहीं था, ये भी उन्होंने मांग की कि जी हमें बजट पर बहस करने का मांग मतलब दी जाए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसमें हम सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है जी, तो इस प्रकार की 9 मांग कांग्रेस ने रख दी अंग्रेजों के आगे। पहली बार तो भाई क्या हुआ, कांग्रेस जब बनी ना, अंग्रेजों ने इनको भोजराज भोग मतलब भोग का भी आयोजन किया। भाई कांग्रेस आई है, हमारी कठपुतली बन के रहेगी। लेकिन कांग्रेस ने तो भिड़ते ही 9 मांग रख दी। ठीक है जी, तो 9 मांग रखते ही कांग्रेस अंग्रेजों को लगा यार ये तो हमने बनाई तो अपने चक्कर में, यार ये तो इंडियंस का ये सपोर्ट कर रही है। इसी के चलते एक्ट आया नया 1892 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट था बच्चों वो? 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है जी, इस एक्ट के तहत पहली बार इलेक्शन प्रोसेस का जिक्र हुआ। ये क्वेश्चन आ जाता है जी, का जिक्र। ठीक, कि इलेक्शन प्रोसेस का जिक्र कब आया? तो आपका आंसर रहेगा 1892 के एक्ट के तहत। ठीक है जी, अब इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझाता हूं। हमारी 2 चीज थी, एक सेंटर था और एक प्रोविंस था। दोनों की अलग अलग परिषद थी। उन दोनों में क्या होता था? एक ऑफिशियल पोस्ट होती थी, एक नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल को बच्चों बोलते थे हम सरकारी पद, और नॉन ऑफिशियल को बोलते थे गैर सरकारी। उस समय इस एक्ट के तहत जो नोमेनक्लेचर थे उनमें एक नोमेनक्लेचर ऐड किया गया, इलेक्शन प्रोसेस, यानी जो गैर सरकारी पद हैं उन पदों को कैसे हमने भरना है, उसके लिए पहली बार इलेक्शन प्रोसेस का जिक्र किया गया इस एक्ट के तहत। ठीक है जी, और इंपॉर्टेंट क्या चीज की गई कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यानी जो केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक, उसके जो मिनिमम मेंबर थे, भाई इसमें मिनिमम मेंबर कितने रहेंगे बच्चों? वो रहेंगे जी 10, और मैक्सिमम मेंबर और इसकी अधिकतम संख्या बढ़ाकर कितनी हो जाएगी जी? 16।
एक इंपॉर्टेंट ये भी चीज की गई, क्या किया गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव थी उसकी मिनिमम जो संख्या थी वो क्या थी, वो 10 थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 16 कर दिया। और इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। भारतीयों को बजट पर बहस, ये मांग थी कांग्रेस की एक, कांग्रेस ने अपनी 9 सूत्रीय मांग में रखा था कि हम भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाए। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज हुई थी किसके अंदर, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बात समझ में आई है। लेकिन इलेक्शन वर्ड का जिक्र नहीं हुआ है, इलेक्शन प्रोसेस का जिक्र हुआ है। अब आपसे पूछ लेते हैं कि इलेक्शन वर्ड आया था क्या, नहीं आया था जी। इलेक्शन प्रोसेस का जिक्र हुआ है इस एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट है, 1892 का। मिनिमम जो संख्या थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो 10 थी, वो बढ़ाकर कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और भारतीयों को बहस करने का अधिकार दिया गया। अब जी, अब वो जो राजभोग कर रहे थे ना वो भाई बंद कर दिए अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को पता था कि यार ये कमाल कर दिया कांग्रेस ने, तो इसलिए ना उन्होंने उनके जो भोजन भाजन था वो ड्रामेबाजी वो सब बंद कर दी। अब जी अंग्रेजों ने अपनाई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो पहले भी अपनाते थे और अच्छे ढंग से लागू कर दी डिवाइड एंड रूल। इसके चलते उन्होंने किसको भेजा भारत में, भारत में आया जी लॉर्ड कर्जन। कब आया वो, 1899 में आया, 1905 तक रहा भाई। ठीक है जी। अब इसने क्या किया, इसने 1905 के अंदर, 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया भाई। क्या कर दिया बच्चों, बंगाल का विभाजन कर दिया। ये काम किया जी इस बंदे ने। और बंगाल का विभाजन किस तरीके से किया भाई, बंगाल के 2 पार्ट कर दिए, एक बना दिया ईस्ट बंगाल और दूसरा बना दिया बच्चों वेस्ट बंगाल, जिसको आज हम, जिसकी अभी अभी मुख्यमंत्री कौन बनी है, ममता बनर्जी। 200+ सीटें आई हैं। ठीक है जी। अब जी इसमें किस हिसाब से बांटा कि 3 हिस्से मुसलमान और 1 हिस्सा हिंदू। इसमें 3 हिस्से हिंदू और 1 हिस्सा मुसलमान, इस तरीके से उसने डिवाइड किया। और वजह क्या बताई कि हम बंगाल का जो विभाजन कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं प्रशासनिक वजह से, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। किस वजह से भाई, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कि हम बंगाल को ना चला नहीं पा रहे हैं। ठीक, अंग्रेजों की एक सोच थी कि हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाओ, इनको आपस में बांट दो, इसीलिए बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। कौन से टुकड़े, एक ईस्ट बंगाल के नाम से जाना गया और एक वेस्ट बंगाल के नाम से जाना गया। उनको इस प्रकार बांटा कि 3 हिस्से मेजोरिटी मुसलमानों की जहां पे है वहां पर 1 हिस्सा हिंदू का होगा। ठीक है जी। और जिधर मतलब ताकि उनमें आपस में डिस्प्यूट बढ़े। डिस्प्यूट जब बढ़ता है, जब हम आपस में लड़ते हैं, तो जो अथॉरिटी हमारे ऊपर शासन कर रही है हम बार बार उसके पास जाएंगे। मारी यू मेरा मारा है, छोटे घर में 2 भाई होते हैं, लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं, यही करते हैं ना, दोनों भाई लड़ रहे हैं, लड़के मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी मम्मी यू मेरा मारा है, फिर 10 मिनट बाद मम्मी मम्मी यू मेरा मारा है, करते हैं ना ऐसा। तो रीजन तो दिया कि भाई हम प्रशासनिक कारणों से उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन रीजन क्या था, दूसरा रीजन था हिंदू मुसलमानों में डिस्प्यूट करना। ठीक है जी, ये थी अंग्रेजों की चाल। इसी कड़ी में एक और चीज जुड़ जाती है जी। अब बात आती है 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों के लिए अलग से एक बॉडी बन गई है, अलग से एक उनको डील करेगी। तो 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई भाई। ठीक, मुस्लिम लीग। अब क्वेश्चन आ जाता है कहां हुई, तो आपका आंसर आएगा जी ढाका में हुई। किसके नेतृत्व में हुई, तो आपका आंसर रहेगा जी सर आगा खां। ठीक, ये हुआ जी मुस्लिम लीग। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे।
कांग्रेस के अधिवेशन यानी कांग्रेस के सेशन। अब जब कांग्रेस के सेशन चल रहे थे तो कांग्रेस में दो दल थे भाई, एक था नरम दल और एक था गरम दल। 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस बट गई। क्या हुई? कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस में भी आपस में लड़ाई हो गई। अंग्रेज यही तो चाहते थे। ठीक है जी, एक बना जी नरम दल और दूसरा बना गरम दल। अभी बताता हूं नरम दल गरम दल क्या थे। अब आ जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आपका आंसर आएगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कौन था? वो था भाई अध्यक्ष जब कांग्रेस बटी। ठीक, किस में बटी कांग्रेस? नरम दल और गरम दल में। देखो, एक था नरम दल। नरम दल में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी, बड़े बड़े व्यक्ति, फिरोज शाह मेहता टाइप। गरम दल में कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये मेन नेता थे गरम दल के। नरम दल वालों की सोच क्या थी? अरे मालिक, आप ही बनाओगे, आप ही हमें जीना सिखाओगे, आप हमें बस थोड़ी आज़ादी दे दो, हम जी लेंगे। ये था नरम दल। प्यार से लेना चाहते थे, हाथ जोड़ के लेना चाहते थे। ठीक है जी। इसको बोला गरम दल वालों ने कि आप तो अंग्रेजों की भीख पर टिके हुए हैं। किस पे टिके हुए हैं? अंग्रेजों की भीख पर। यार देश हमारा, जगह हमारी, और ये टीटी बन रहे हैं अंग्रेज। भाई रे, हमारा देश है यू, एंडी ना बनगना। ये सोच थी गरम दल वालों की। क्यों? हमारी जगह है भाई, हम रहेंगे यहां पे। प्यार से नहीं दोगे तो लड़ाई झगड़ा करके दोगे, माने नहीं तू। देखा नहीं कई बार, मतलब गली में कोई बच्चा खेल रहा होता है, वो बहुत ज्यादा शरारत कर रहा होता है, और दूसरा बच्चा आता है, उसको क्या बीमारी है भाई तेरे, मानदा क्यों को नहीं? वो था गरम दल। नरम दल क्या था? बेटा कोई बात नहीं, जा खेल ले जा, खेल ले जा। ये थी नरम दल की थ्योरी। तो गरम दल वाले और नरम दल वालों में डिवाइड हो जाती है, कांग्रेस बढ़ जाती है दो भागों में। कब? 1907 में जी। ठीक है जी, कांग्रेस में बंटवारा हो जाता है 1907 में। अब क्वेश्चन आता है आपके पास पेपर में कि व्हेन वाज द कांग्रेस डिवाइडेड, देन आंसर विल बी 1907। हु वाज द प्रेसिडेंट, तो आपका आंसर आएगा जी रास बिहारी बोस। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई जी। कहां हुई? ढाका में हुई भाई। किसके नेतृत्व में हुई? सर आगा खां के नेतृत्व में। यह क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। कौन वायसराय था भारत का? भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से और 1905। बंगाल कितने भागों में बटा? दो भागों में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। क्या वजह दी गई थी? कि एडमिनिस्ट्रेटिव वजह है, हम उसको चला नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उसको बांट दीजिए। ठीक है जी, ओके बच्चों। अब जी अंग्रेज बोले कि सुधार करके भेजेंगे हम, और ज्यादा सुधार करेंगे भारत वालों तुम्हारे लिए। इसीलिए नया जो कानून आया उसको बोलते हैं 1909 मार्ले मिंटो सुधार। अब जैसा कि नाम है बच्चों, मार्ले मिंटो सुधार, मार ही डाला इन्होंने भारतीयों को। आदमी वैसे नहीं मरता है, आदमी मरता है जब हमारे बीच में धर्म के नाम पर एक डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। इसी सुधार के चलते मुसलमानों को क्या किया गया भाई? अलग से इलेक्टोरेट पावर दी गई, अलग से उनको एक शक्ति दी गई कि जब मुसलमान का चुनाव होगा, अगर मुसलमान कैंडिडेट है, मुसलमान का चुनाव है, तो उसमें मुस्लिम कैंडिडेट ही भाग लेगा। ये कहा गया किसमें? मार्ले मिंटो। मार डालो किसको? इंडिया वालों को। किस नाम पर मार डालो? अरे हिंदू
और मुसलमान। इसके चलते क्या दे दिया भाई? सुधार। सुधार नहीं था ये क्या था? ये पहला पड़ाव था भारत को तोड़ने के लिए। ठीक है जी, जिसको नाम दिया अंग्रेजों ने 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है जी। एक जी इसमें क्या किया गया और इंपॉर्टेंट बात है, जो लॉर्ड मॉर्ले था वो क्या था? वो था सेक्रेटरी, सचिव जिसको बोलते हैं, सेक्रेटरी की पोस्ट कराई थी ना मैंने, और ये था भाई वॉयसराय। ठीक है जी। इसीलिए मिंटो को, किसको भाई? मिंटो को, लॉर्ड मिंटो जो भारत का वायसराय था, मिंटो को हम क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक, सांप्रदायिक निर्वाचन, बोले तो चुनाव, निर्वाचन का जनक। अब आ जाता आपके पास कि हु वाज द सांप्रदायिक निर्वाचन जनक, तो आपका आंसर रहेगा लॉर्ड मिंटो। ठीक है जी। और इंपॉर्टेंट बात क्या की गई कि जो हमारे पास केंद्रीय लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव थी, जो उसकी संख्या मैक्सिमम 16 थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 60। यानी अब उसमें कितने मेंबर होंगे? 60 होंगे। ठीक है जी। तो ये बात हुई भाई। इसके अंदर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी संख्या कितनी कर दी? 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 60 कर दी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब भाई 1914 के अंदर, 1914 में वर्ल्ड वार चल रहा था। 1914 के अंदर ही वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध। ठीक है जी। 1914 में ही लखनऊ पैक्ट होता है जी, लखनऊ, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। किसके बीच में? कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के समझौता हो जाता है, इन दोनों के बीच में, मुस्लिम लीग। ठीक है जी। अब जी, अब 1909, तो अगला जो एक्ट आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा 1919 वाला। ठीक है जी। 1919 में जो नया एक्ट आया वो कौन सा आया? उसको बोलेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू क्या था? सेक्रेटरी था, और चेम्सफोर्ड क्या था? वॉयसराय। ठीक है जी। अब नया 10 साल बाद जो सुधार आया वो आया 1919, मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड एक्ट। अब जी इस एक्ट की क्या खासियत थी? ये 1921 में लागू हुआ था। बन कब गया था? 1917 में। लागू कब हुआ था? 1921 में। 1917 में ये लागू नहीं हुआ था। 1917 में अंग्रेज, ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि वो भारत के लिए एक उत्तरदायी सरकार, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। ये बयान आया कहाँ से? भाई सरकारी नौकरी करते करते सरकारी लिखा जा रहा है। ठीक है जी। सरकार, उत्तरदायी सरकार बनाएंगे। 1917 में एक बयान आता है। तो 1919 में एक्ट आया, कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। लागू कब हुआ था ये लागू हुआ था 1921 में। ठीक है जी, लागू। अब भारत के अंदर काफी विरोध होता है इस बात का। किस बात का भाई? कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को वो चीज दी गई, मतलब अंग्रेजों के द्वारा किसको दी गई? मुसलमानों को, कि भाई सिर्फ मुसलमान ही वो दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं आपस में। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? बाकी सभी को भी, हिंदू को, मुसलमान को, उन सभी को भी, और उनके लिए अलग से, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, इन सब को भी अलग से पृथक चुनाव प्रणाली के तहत डाल दिया। इनके लिए भी अलग से पृथक चुनाव प्रणाली दी गई, प्रदान की गई। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई? कि जो पहली बार महिला को
मताधिकार दिया गया, मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है जी। और इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, इसके अंदर और इंपॉर्टेंट बात है भाई कि जो प्रोविंसेस है ना, जो प्रांत है, जो प्रांत है उन प्रांतों में, प्रोविंसेस हैं जो, यानी प्रांतों में क्या लागू कर दिया, प्रांतों में लागू कर दिया द्वैध शासन, डायरची, डायरची यानी द्वैध शासन, द्वैध शासन लागू कर दिया। कहां पर, प्रांतों में। ये चलेगा जी 1919 से लेकर 1935 तक। ये जो ड्यूल गवर्नमेंट डायरची जब लागू होएगी ना प्रांतों में, ये चलेगी 1919 से लेकर 1935 तक। 35 में खत्म होके कहाँ चला जाएगा, 35 में खत्म होके सिर्फ सेंटर में रह जाएगी। ये भी हम करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि प्रोविंसेस में डायरची कब से कब तक लागू रही, देन आपका आंसर रहेगा 1919 से लेकर 1935 तक। ठीक है जी। अब जी और क्या किया गया, जो सेंटर में था ना, सेंटर में द्विसदनीय यानी 2 हाउसेज रहेंगे। सेंटर में कितने, 2 हाउसेज, द्विसदनीय 2 सदन होंगे जी, द्विसदनीय व्यवस्था। एक होगा भाई लोअर हाउस, एक होएगा अपर हाउस। ये चीज की गई थी कौन से एक्ट में, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ठीक है जी। मॉन्टेग्यू क्या, कौन था भाई, ये था सेक्रेटरी, सचिव, सचिव था ये भारत का, सचिव, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं। और ये था भाई वायस राय, वायस राय। ठीक। 1917 में ब्रिटिश सरकार कहती है कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने 1919 में क्या बना के भेजा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। लागू कब हुआ, 1921 में। इसने क्या किया, आगे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें 2 सदन होंगे। कौन कौन से भाई, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। और इंपॉर्टेंट बात क्या कर दी कि पिछली बार इन्होंने मुसलमानों को बांटा था, उनको अलग से एक निर्वाचन शक्ति देकर, अब की बार इन्होंने हिंदू, सिख, ईसाई इनको भी दे डाली कि आप अपना, अगर आप हिंदू कैंडिडेट है तो उसको हिंदू ही वोट देगा। देखो कितना बांट दिया इन्होंने देश को। उसके बाद वुमेन को, महिला को पहली बार वोट डालने की शक्ति दी गई, राइट दिया गया। प्रोविंसेस जो प्रांत थे उनके अंदर हमने क्या लागू कर दिया, डायरची, द्वैध शासन लागू कर दिया। अब जी अब अगली बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अब क्या चल रहा था भाई, देखिए अब आती है बात जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोली थी। स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। और मुस्लिम लीग के नेता कौन थे भाई, मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है जी। लखनऊ पैक्ट हो जाता है। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1914 में। अब 10 साल बाद यानी 1919 के बाद कितना आता है, 1929। अब कायदे से तो 1929 में नया एक्ट आना चाहिए था, लेकिन 2 साल पहले ही 1927 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने भेजा साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन को यह कहा कि भारत में जाओ और ये देखो कि भारत के अंदर जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसको बनाने के लिए किस प्रकार से चलना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट पेश करो। ठीक है जी। 1927 में वहां से चला साइमन कमीशन और 1928 में भारत में पहुंचा। साइमन कमीशन में क्या बीमारी थी कि उसके सभी के सभी मेंबर अंग्रेज थे। इंडिया वाले उसके खिलाफ थे, भारत वाले कह रहे यार ये कैसा कमीशन आ गया जिसमें एक भी आदमी हमारा नहीं, एक भी बंदा अपना नहीं। तो उन्होंने क्या कर दिया, विरोध कर दिया उसका और नारा दिया कौन सा भाई, गो साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, वापिस जाओ साइमन कमीशन, वापिस जाओ। ठीक है जी। तो 1928 में जो साइमन कमीशन था उसको वापिस भेज दिया गया। उसने जाके 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश करी और अंग्रेज बोले उनको, अरे भाई तुम कितने बड़े टीटी हो, हैं? हम बेवकूफ हैं, हम पागल हैं यहां, जो हमने एक कमीशन बना के भेजा है उसकी बात तो सुनो, उसकी सुनते क्यों नहीं तुम? वो बोले ना जी हमने नहीं सुननी इसकी, इसमें सारे आदमी अंग्रेज हैं, हम क्यों सुनेंगे इसकी।
ये क्या कानून बनाएंगे हमारे देश का, क्या संविधान बनाएंगे हमारे देश का। तो अंग्रेज बोले भाई इतने एनडीओ तो तुम बना के बता दो संविधान को, तुम क्यों नहीं बनाते, बनाओ, पता तो चलेगा तुम्हारे को कि तुम हो क्या, तुम कितने पानी में हो। तो जी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया मोतीलाल नेहरू ने, और मोतीलाल नेहरू ने भाई 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की। नेहरू रिपोर्ट पर दो चीजें थी, एक तो कैसे शासन किया जाएगा और दूसरी चीज थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र किया गया। अब उसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट कर दी कि जो मुसलमानों को अलग से वो पावर दी गई थी ना वोट करने की, वो प्रोविजन खत्म कर दिया। वो बोले कि भाई हम सारे एक हैं। बुहारी है ना जो बुहारी, उसकी अगर वो जो रस्सी ना हो ना तो सारे तिल्ले बिखरे फिरेंगे, हरियाणवी भाषा में कहूं तो खिंडे फिरेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर वो बंध जाए तो पूरे घर में झाड़ू लगा सकती है, काम आती है। ठीक है जी, अगर ये उंगली है ना, ये उंगली अगर अलग अलग है तो ये उंगली है, अगर मिल जाए तो घुसंडे मुक्का है, मुंह न तोड़ दे अगले के ने। तो नेहरू रिपोर्ट यही चाहती थी कि हम सब एक हो जाएं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, हम क्यों ना एक हो जाएं। इसी के चलते उन्होंने उस पॉइंट को काट दिया कि भाई मुसलमानों को वो पावर नहीं चाहिए चुनाव वाली। जिन्ना इसके खिलाफ था, जिन्ना बोला भाई मैं नहीं करूं साइन एक तलाक पर भी, चाहे तुम कुछ मर्जी कर लो। अब आई बात समझ में। जिन्ना मुसलमानों का मसीहा बनना चाहता था, अरे मसीहा नहीं बनना चाहता था, वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था। उसके दिमाग में पहले ही विजन था कि कल को मुस्लिम बाहुल क्षेत्र अलग से बने, मैं वहां का राजा बनूं। नहीं तो जब महात्मा गांधी ने कहा कि भाई आप बन जाओ, तब नहीं बन जाते। बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी थी मोहम्मद अली जिन्ना, उस समय की बहुत बढ़िया तोप जिसको बोलते हैं हम। बड़े बड़े बिजनेसमैनों के केस लड़ा करते थे, तो साइन करने से मना कर दिया। अब आई बात समझ में कि क्या था दिमाग में। ठीक है जी, तो हम इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि साइमन कमीशन 1928 में आया। साइमन कमीशन, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि साइमन कमीशन कब आया। साइमन कमीशन, इस कमीशन को क्या बोलते हैं हम, श्वेत कमीशन। भाई सफेद कमीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। कौन थे भाई, अंग्रेज। ठीक है जी, 1930 में जाकर इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। ये वापस चला गया इंग्लैंड, वहां जाके इसने रिपोर्ट पेश करी। चला कब था, 1927 में। भारत पहुंचा कब, ये 1928 में। ठीक है जी, ओके। इसका जमकर विरोध हुआ। क्या नारा दिया, गो बैक साइमन, वापिस जाओ साइमन। ठीक है जी। अब जी 1928 में नेहरू रिपोर्ट यानी मोतीलाल नेहरू ने, उस रिपोर्ट में क्या था कि कैसे हम शासन करेंगे, उसका प्रोविजन टू रूल, और जी दूसरा क्या, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया। ठीक है जी। और 1928 में ही स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज का मतलब क्या होता है, हमारा राज, हम खुद अपना राज करेंगे जी, हम खुद अपना राज चलाएंगे। उसी के चलते स्वराज की मांग कब की गई थी, 1928 में। नेहरू रिपोर्ट लागू कब हुई थी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। इस पर साइन किसने नहीं किए थे, थंबनेल में साइन नहीं किए थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने मना कर दिया था भाई। और अलग से अपनी 14 सूत्रीय मांग रखी थी। उस 14 सूत्रीय मांग में बच्चों क्या किया था, जो मुसलमानों को राइट्स दिया गया था कि आप अलग से अपना, मुसलमान को मुसलमान ही वोट देगा, उसका भी जिक्र किया इस बंदे ने। कौन सी में, 14 सूत्रीय मांग में 14 सूत्रीय मांग रखी थी और कहा कि जो मुसलमानों के राइट्स हैं वो एज इट इज बरकरार रहने चाहिए। ठीक है जी। नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्ष कौन था, जो मोतीलाल नेहरू। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जवाहरलाल नेहरू क्या था, तो जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे भाई।
इसमें सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, इसके सचिव थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ओके जी, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं भाई किसकी, हाँ जी, ये एक और चीज, इसमें बंदे कितने थे? इसमें 7 बंदे थे, 7 मेंबर, 7 मेंबर थे भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी। अब जी हम बात करते हैं किसकी, आगे। अब जी जो ये हुआ ना ड्रामा, ये साइमन कमीशन का विरोध किया गया, इस ड्रामे के बाद अंग्रेजों ने 3 गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को भी बुलाया गया कि भाई आप आइए और बैठ के बात करते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, जैसे कि आजकल किसान आंदोलन में चल रहा है, बार बार वार्ता फेल हो रही है, बार 11 दौर की वार्ता फेल हुई, अब तो सरकार पूछ नहीं रही है क्या चल रहा है। ठीक है जी, ऐसा ही उस टाइम हुआ था कि अंग्रेज बोले कि भाई भारत, जो कांग्रेस है भारत में, ये क्यों नहीं इंग्लैंड आ जाए। और इसीलिए तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, 1931 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया भाई। हिंदी में बोलेंगे इसको हम गोल मेज सम्मेलन। ठीक है जी। अब जी कांग्रेस को कहा गया कि आप भाग लीजिए। 1931 के कराची सेशन में यह चीज डिसाइड की गई कि कांग्रेस जाएगी। ठीक है जी। कांग्रेस की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेगा? महात्मा गांधी। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था 1931 में किसने भाई? महात्मा गांधी ने। किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। ठीक है जी। अब जी दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि तीनों जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें किसने पार्टिसिपेट किया? तीनों में पार्टिसिपेट किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भाई तीनों कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। ठीक है जी। अब अंग्रेज बड़ी टेढ़ी चीज थे। अंग्रेजों ने एक और धमाका किया भाई। उस धमाके का नाम था कम्युनल अवार्ड। उस धमाके का क्या नाम था? कम्युनल अवार्ड। रमन मैकडोनाल्ड एक उस टाइम के प्रधानमंत्री होते थे। उसने घोषणा की कि हम कम्युनल अवार्ड देंगे। कम्युनल अवार्ड क्या था कि जो SC ST है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी अलग से राइट्स दिए जाएंगे, जैसे मुसलमानों को दिए हैं, जैसे हिंदू सिख ईसाई को दिए हैं। यानी जो अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो अनुसूचित जाति में हैं, उनको भी अलग से राइट्स दिए जाएंगे। इसकी घोषणा की कब? 1932 में। किसकी भाई? कम्युनल अवार्ड की। रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री होते थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई? 1932 में। ठीक है जी। अब जी महात्मा गांधी ने तो भाग इसलिए लिया था भाई, बार बार अंग्रेज ये कह रहे थे कि भाई बात बन जाए, आ जाओ आप लोग, बैठते हैं, बात करते हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं, आप आओ तो सही, आप बैठो तो सही। लेकिन दूसरी बीमारी और एक वहां पैदा कर दी। पहले तो मुसलमानों को तोड़ा, फिर सिख ईसाइयों को आपस में अलग अलग दिया, एक और बीमारी का जन्म कर दिया 1932 में, कम्युनल अवार्ड। अब इस कम्युनल अवार्ड के पक्ष में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि SC ST के रिप्रेजेंटेटिव थे उस समय पर। यह पक्ष में थे कि कम्युनल अवार्ड दिया जाए। लेकिन महात्मा गांधी जी बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। वो बोले भाई मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा अगर ये ऐसे देश तोड़ा गया तो।
इसीलिए वो बैठ गए आमरण अनशन पर। कहां पर? बॉम्बे में, यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए कि मैं तो मर जाऊंगा अगर ये ड्रामा कर दिया तो पूना पैक्ट होता है किसके बीच में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। और ये डिसाइड किया गया कि भाई जब आगे बात चलेगी तो आगे एससी को, जो अनपिछड़ा वर्ग है, उसको अलग से उनकी हम रिजर्वेशन करके चलेंगे। तो आपके पास आ जाता है कि पूना समझौता, पूना पैक्ट जिसको हम बोलते हैं, पूना समझौता, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या बच्चों हम? पूना पैक्ट। ये किस किस के बीच में हुआ था? तो आपका आंसर आएगा महात्मा गांधी के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था भाई? पूना पैक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है जी, ओके, ये थी बात यहां तक। अब जी क्या होता फिर भाई? उसके बाद क्या हुआ? ठीक है जी, उसके बाद इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है और ये कहते हैं कि भाई जो संसदीय निर्वाचन प्रणाली होगी ना, उसमें हम अलग से आपको रिजर्वेशन देंगे। ठीक है जी। अब जी बात आती है 1935, जो कि भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुआ। नया एक्ट आया है 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भाई 70% संविधान यहीं से लिया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात है भाई कि हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 70% पार्ट है वो कहाँ से लिया है? वो यहीं से लिया है। यहाँ से हमने 10 पार्ट, 10 शेड्यूल, 14 पार्ट और 321 आर्टिकल यहीं से लिए हैं जी। ठीक है जी। अब जी बात करते हैं इस एक्ट के तहत क्या चीज की गई। इस एक्ट में एक तो ये बताया गया कि एक ऑल इंडिया काउंसिल का गठन किया जाएगा, फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल। ठीक, एक तो इसका गठन किया जाएगा भाई, एक तो ये चीज थी। अखिल भारतीय संघ, इसका गठन किया जाएगा जी, अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा भाई। ठीक, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात की गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की गई, क्या की गई भाई, कि जो डायरची है, जो द्वैध शासन है, कहां पर? डायरची को प्रांतों में खत्म कर दिया जाएगा। डायरची को प्रांतों में खत्म करके कहां लागू किए करेंगे? सिर्फ हम सेंटर में। कहां लागू करेंगे भाई? सिर्फ सेंटर में, यानी केंद्र में लागू कर दिया गया सिर्फ। ठीक, ओके। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या की गई? इसी एक्ट के तहत पावर्स का बंटवारा किया गया। पावर्स का बंटवारा, यानी पावर्स का बंटवारा कैसे किया गया? सब्जेक्ट्स थे जो, उनको बांट दिया गया 3 लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट। ठीक है जी। और तीसरी जिसको हम बोलते हैं क्या? कंकरेंट लिस्ट। ठीक है जी, कंकरेंट लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट थी उसमें कितने सब्जेक्ट थे? उसमें उस समय 59 सब्जेक्ट थे। अब कितने हो गए हैं? अब 100 हो गए हैं। ठीक है भाई। इसमें कितने थे? 54, 61। इसमें थे 54 सब्जेक्ट थे और इसमें 61 हो गए हैं। इसमें 36 थे। इसमें आज के समय में ये है प्रेजेंट है भाई ये। ठीक है जी। सेंटर और प्रोविंस के बीच में शक्तियों का बंटवारा, यानी जो सब्जेक्ट्स बनाए गए, विषय बनाए गए। ठीक है जी। जैसे कि डिफेंस एक सेंटर का विषय है, उस पर स्टेट कुछ नहीं कर सकता। स्टेट बोले तो प्रोविंस। अब हरियाणा डिफेंस के मामले में अलग से कानून नहीं बना सकता, उसका कानून कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। रेलवे के बारे में कानून ला कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, भारत सरकार बनाएगी, हरियाणा सरकार नहीं बनाएगी। हरियाणा के हाथ में जो है
जैसे जो भी चीज़ है, जैसे रेलवे पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, इनके बारे में कौन कानून बनाएगा? हरियाणा सरकार बनाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? जिसमें दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों की सहमति से बनेगी। जैसे शिक्षा, शिक्षा क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में पावर्स का बंटवारा किया गया। कैसे बंटवारा किया गया? सब्जेक्ट्स बनाकर, सब्जेक्ट्स भी 3 बनाए गए। कैसे भाई? यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और भाई और क्या किया गया? 11 प्रांतों में लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभाएं बनाई गई। 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया जी। ठीक है जी, विधानसभाओं का गठन किया गया 11 प्रांतों में। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आरबीआई का भी गठन हुआ। कब जी? 1935 में। और क्या हुआ? और एक फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई, संघीय न्यायालय, जिसको आज के डेट में हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कि ये व्यवस्था की गई भारत में एक फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा, न्यायालय। इसका पहला चीफ जस्टिस कौन था? तो आपका आंसर रहेगा ये दिल्ली में जी 1 अक्टूबर 1937 को ये चालू हो गया था। इसका पहला चीफ जस्टिस कौन था? तो आपका आंसर आएगा भाई, आपका आंसर आएगा लॉर्ड मॉरिस ग्वेर। लॉर्ड मॉरिस ग्वेर। ठीक है जी, लॉर्ड मॉरिस ग्वेर। ओके। और क्या इंपॉर्टेंट था भाई इसके अंदर? इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी। हाँ, एक और काम किया गया कि 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग। ठीक है भाई। ये थे जी मेन पॉइंट्स। ठीक। अब जी ठीक, अब बात करते हैं, हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। आज हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जितना यहाँ तक हमने किया है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान सभा की मांग कब की गई? संविधान सभा में मेंबर कितने थे? संविधान सभा ने संविधान कब बनाया? कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था? किस कमेटी का कौन चेयरमैन था? वो सब हम डिटेल में करेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम बात करते हैं, जरा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 70% संविधान हमने यहीं से लिया है। ठीक है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि संविधान में एक जिक्र किया गया, किसका जिक्र किया गया? कि हम एक ऑल इंडिया काउंसिल का गठन करेंगे, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो प्रोविंस है, जो प्रांत है, उनमें से प्रांतों में से जो डायरची यानी जो द्वैध शासन है उसको खत्म करके कहां लागू कर दिया जाएगा? सेंटर में। 1919 से लेके 1935 तक प्रांतों में डायरची रही। समझने का पॉइंट है कि 1919 से लेकर 1935 तक प्रांतों में डायरची रही। सेंटर में कब लागू की गई? सेंटर में लागू की गई 1935 में। और जी, और इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि प्रांतों और केंद्र के बीच में ये आ जाता कि प्रांतों और उसके बीच में कब तक रही? 1919 से लेकर 1935 तक पावर्स का बंटवारा कर दिया गया। किसके बीच में? सेंटर और प्रोविंस के बीच में, यानी जो प्रांत है उनके बीच में पावर का बंटवारा हमने कर दिया। कैसे कर दिया भाई? अलग अलग लिस्ट बना के, सेंट्रल लिस्ट जिस पर केंद्र कानून बनाएगा, प्रोविंशियल लिस्ट जिस पर प्रांत कानून बनाएगा, और भाई कंकरेंट लिस्ट जिस पर दोनों की सहमति से कानून बनेगा। अगर जूत बज रहा है, अगर लड़ाई हो रही है तो मेजोरिटी इसकी चलेगी भाई, इसकी चलेगी। क्यों? क्योंकि ये बाप है स्टेट का, राज्य का पिता है, ये पिता की चलेगी।
प्यार से तो दोनों की चलेगी, अगर ये माने नहीं तो इसकी ज्यादा चलेगी। दूसरी बात जी, 11 प्रांतों में से 6 में विधानसभाओं का गठन किया गया। और इंपॉर्टेंट बात की, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। और इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 को। चीफ जस्टिस कौन थे इसके? लॉर्ड मॉरिस ग्वेर थे। और 1937 में कांग्रेस की बरसों की मांग, जो कांग्रेस ने बिड़ते बनते ही मांग की थी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, उस मांग का भी सॉल्यूशन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है बच्चों, ये था आज का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का हिस्सा। अब जी जरा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने किया है। सबसे पहले 1861 हम कर चुके थे, उसके बाद कांग्रेस आई। कांग्रेस वर्ड कहां से लिया? यूएसए से। कब बनी? 28 दिसंबर 1885 को। कौन फाउंडर था? एओ ह्यूम। कौन प्रेसिडेंट था? डब्ल्यूसी बनर्जी। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे रे सांभा? 72 आदमी थे साहब, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में भाग लिया। ठीक है जी। कहां बनी जी? बॉम्बे में बनी। किस कॉलेज में, किस स्कूल में? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अच्छा जी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1891 में बनी जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1891 में। अब जी बात करते हैं अगले की। अगला कौन सा आया था? 1892 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया गया? पहली बार इलेक्शन प्रोसेस का जिक्र किया। किसका जिक्र किया भाई? पहली बार इलेक्शन प्रोसेस। किसके लिए? गैर सरकारी व सरकारी पदों में नॉमिनेट करने के लिए। इलेक्शन वर्ड कानून में कहीं नहीं था। और इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि भारतीयों को बहस करने का राइट दिया गया। किस पर राइट दिया गया? बजट पर। और इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें जो मिनिमम 10 मेंबर थे, वो बढ़ाकर कितने कर दिए भाई? 16 कर दिए। ठीक है जी, ये था 1892 का एक्ट। फिर कौन बीमारी आई? कर्जन नाम की बीमारी आई, जिसने कहा तोड़ो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसके चलते लॉर्ड कर्जन ने 1905 के अंदर बंगाल का बंटवारा कर दिया। बंगाल को 2 भागों में तोड़ दिया, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वजह क्या दी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है भैया, हम चला नहीं पा रहे हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहां पर होती है बच्चों? ढाका में। किसके नेतृत्व में होती है? सर आगा खां के नेतृत्व में। 1907 में बंटवारा हो जाता है। किसका? कांग्रेस का। एक था नरम दल, एक था गरम दल। नरम दल कैसा था? हे मालिक, हे मेरे मालिक, हे मेरे मालिक दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, जी लेन दे हमने। गरम दल क्या था? एंडी बन रहा है, घना एंडी बन रहा है तू, मारा देश है यू, ठीक है, हमारा कंट्री है ये। ओके। उसके बाद जी क्या हुआ? 1907 में कांग्रेस बट गई 2 भागों में। कौन सा अधिवेशन था? सूरत का अधिवेशन। किसने अध्यक्षता करी भाई? रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता करी। ठीक है जी। आगे फिर क्या बात आती है कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं। मार्ले कौन था? सेक्रेटरी, और मिंटो कौन था? सचिव। मिंटो को क्या बोलते हैं कि जिसने धर्म जात के नाम पर चुनाव को बांट डाला। अरे मार डाला। कैसे मार डाला? कि मुसलमानों को पावर दे दी कि भाई मुसलमान को मुसलमान चुनेगा, मुसलमान को मुसलमान ही चुनेगा, हिंदू उसके चुनाव में भाग नहीं लेगा। ठीक है जी। इसलिए इसने इंडिया को मार डाला, मार दिया जी इसने। 1909 के पार्लियामेंटो सुधार ने मुसलमानों को अलग से पावर दे दी। और इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो सेंट्रल काउंसिल थी उसमें 10 से बढ़ाकर संख्या कितनी कर दी? 60 कर दी। अब जी क्या होता है? उसके बाद 1914 में पहला वर्ल्ड वार होता है, लखनऊ पैक्ट हो जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाती है। ठीक है जी। आपका क्वेश्चन आ जाता है कि लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो आपका आंसर रहेगा मुस्लिम लीग और इसके बीच में, कांग्रेस के बीच में। ठीक है जी। फिर जी नया सुधार आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कब आया? 1919 में। मॉन्टेग्यू क्या था? सेक्रेटरी था, और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। 1917 में ब्रिटिश सरकार ये बोली कि हम ये चाहते हैं भारत के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने,
एक उत्तरदायी सरकार बने, एक अच्छी सरकार बने, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने। इसीलिए उसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भेजा। इस एक्ट में कहा कि भाई तुम मुसलमानों से नाराज हो गए हो, ले हमने हिंदू को अलग दे दिया, सिख को अलग दे दिया, ईसाई को अलग दे दिया, और तोड़ डाला। ठीक है जी, और बीमारी जगा दी। ठीक है जी, अब क्या हुआ, फिर क्या होता है भाई इसमें, और इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि फिर आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को यह कह के भेजा गया कि भारत के अंदर जाइए और देखिए कि उसमें गवर्नमेंट, उसमें जो सरकार है वो कैसे बनेगी, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा। लेकिन साइमन कमीशन में सातों के सातों आदमी अंग्रेज। अरे भाई कितने आदमी थे जी? 7। अरे कौन थे जी? सारे अंग्रेज। ना भाई नहीं चाहिए, दफा करो मामले को। तो उसका विरोध हुआ। 1930 में जाके उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। अंग्रेज ये बोले भाई तुम कितने बड़े टीटी? बोले जी हम सारे टीटी। बोले फिर बना दो ना संविधान। बना देंगे फिर। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट में शासन कैसे करेंगे और फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो मुसलमानों का मसीहा बनना चाहते थे, उन्होंने साइन नहीं किए। उस नेहरू रिपोर्ट में क्या बीमारी थी? उसमें यह था कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, और हमें ना मुसलमान के लिए अलग से चाहिए, ना हमें हिंदू के लिए अलग से चाहिए, ना हमें सिख के लिए अलग से चाहिए। भाई हम तो सब एक हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से अपनी 14 सूत्रीय मांग रखी, और उसमें यह कहा कि भाई हमें वो राइट बरकरार रखना जो मुसलमानों के लिए था। ठीक है जी। फिर जी अंग्रेजों ने 3 राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी, और कांग्रेस को यह कहा कि भाई आप आओ और बैठ के बात करते हैं। कांग्रेस ने मना कर दिया, बोले नहीं जी हम नहीं बात करेंगे, बिल्कुल नहीं बात करेंगे। 1930 में हुई पहली, 1931 में दूसरी, 1931 का कराची अधिवेशन होता है। उस कराची अधिवेशन में ये डिसाइड किया जाता है बच्चों कि कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी भाग लेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने 1931 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी राउंड टेबल, उसमें भाग लिया। 1932 में, 1930 में और 1931 तीनों में किसने भाग लिया था? तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक और बीमारी का जन्म दे दिया अंग्रेजों ने, रैमजे मैकडोनल्ड, रमन बोल गया था मैं गलती से, रैमजे मैकडोनल्ड ने 1932 में 1932 में एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। उसमें क्या था, जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए भी अलग से निर्वाचन प्रणाली का गठन किया जाएगा। इसका विरोध किया भाई महात्मा गांधी जी ने। बोले हिंदुओं के बीच में भी तोड़ोगे तुमने हिंदू को तोड़ दिया, मुसलमान को तोड़ दिया, सिख को तोड़ दिया, ईसाइयों को तोड़ दिया, अब हिंदुओं में भी तुम SC ST देखोगे। तो इसलिए वो आमरण अनशन पर बैठ गए। कहाँ बैठे भाई? बंबई में, यरवदा जेल में। तब भीमराव अंबेडकर उनके बीच में एक समझौता होता है, जिस समझौते को ये कहा गया पूना पैक्ट। उसमें ये कहा गया कि जी कोई बात नहीं, जो अल्पसंख्यक है उनको अलग से हम आरक्षित सीटें करेंगे उनकी। ठीक है जी, तब वो जाके माने। फिर आया बच्चों 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये आपके सामने है, मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है जी, इसमें ऑल इंडिया काउंसिल डायरची खत्म की गई प्रोविंसेस में। 1919 से लेकर 1935 तक प्रोविंसेस में रही, सेंटर में इसको लागू कर दिया गया। पावर्स का बंटवारा किया गया किसके बीच में बच्चों? सेंटर और प्रोविंस के बीच में। सेंटर के जो सब्जेक्ट थे, यानी ये सब्जेक्ट थे, विषय थे, विषय बोलते हैं इसको, ये 59 थे, अब आज की डेट में 100 हैं। ये 54 के बारे में 61 है, 36 52 है। प्रांतों में 11 में से 6 में लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन कर दिया गया। RBI 1935 में बना और फेडरल कोर्ट 1 अक्टूबर 1937 को बना। चीफ जस्टिस कौन था? लॉर्ड मॉरिस क्वेर था। और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जो कि कांग्रेस की बहुत पुरानी मांग थी। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों परसेंटेज बोल गया मैं, पॉलिटी की तीसरी वीडियो है, ये तीसरी क्लास है। इन तीनों क्लास में हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। ठीक है जी, इसको आप पढ़िए, इसको रिवाइज करिए। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, पहली बार देख रहा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली 2 वीडियो देखिए। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में, जितने भी जिस भी पेपर में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आए हैं, वो हम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। एक क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
विद द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके जी, थैंक यू।